कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन। कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। और इसलिए यह महत्वपूर्ण है क्योंकि दादा भाई नौरोजी द्वारा सर्वप्रथम अंग्रेजों से स्वराज की मांग की गई थी। सर्वप्रथम अंग्रेजों से स्वराज की मांग की गई थी। स्वराज जिसका अर्थ होता है अपना शासन हो, यानी भारत का अपना शासन हो, दूसरे देश या दूसरे लोग हमारे देश पर कोई अधिकार किए हुए ना रहे, जिसको स्वराज के नाम से जाना जाता है। इसलिए देखिए कलकत्ता यानी कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1906 ईस्वी में हुआ था, कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में हुआ था। इस अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी हुए थे। दादा भाई नौरोजी जो कि एक उदारवादी दल के व्यक्ति थे, उदारवादी दल के व्यक्ति थे। यह चाहते थे कि भारत को एक अपना स्वराज हो, भारत का एक अपना संगठन हो, भारत में किसी देश का अधिकार न हो, भारत एक स्वतंत्र राज्य हो। जिसलिए इस अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था दादा भाई नौरोजी को। इसी अधिवेशन में इन्होंने स्वराज की मांग की थी। स्वराज की मांग की थी। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज। स्वराज का अर्थ होता है अपना राज, यानी अपना राज होना चाहिए, अपना देश होना चाहिए, इस पर किसी देश का अधिकार नहीं होना चाहिए। अब देखिए जो स्वराज है इसको मांग किए थे दादा भाई नौरोजी 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। इसी के साथ स्वराज शब्द को एक प्रसिद्ध व्यक्ति थे जो जिनका नाम था दयानंद सरस्वती। इन्होंने स्वराज शब्द का मांग किया था, स्वराज शब्द दिया था। स्वराज शब्द यानी क्वेश्चन देगा कि स्वराज शब्द किसने दिया था, तो दयानंद सरस्वती। और स्वराज की मांग किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी। कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। दयानंद सरस्वती की एक महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका नाम है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें दयानंद सरस्वती के जीवनी का भी कुछ वर्णन किया गया है सत्यार्थ प्रकाश में। ठीक है, आगे है सूरत अधिवेशन जो कि 1906 के बाद 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। सूरत अधिवेशन इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस अधिवेशन में इसमें क्या हुआ था कि कांग्रेस का विभाजन हो गया था। कांग्रेस के विभाजन कहने का मतलब उदारवादी और उग्रवादी जो संगठन था, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन होने से पूर्व गठित हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था। उसमें उग्रवादी और उदारवादी का विभाजन हो गया था। अब देखिए विभाजन होने का कारण क्या था। विभाजन सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में हुआ था। पहला कारण है इस अधिवेशन में उदारवादी तथा उग्रवादी के अध्यक्ष पद को लेकर विवाद हो गया था। यानी उदारवादी चाहते थे कि हमारे संगठन का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने और उग्रवादी चाहते थे कि हमारे संगठन का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बने, जिसके कारण इन दोनों में मतभेद हो जाती है 1907 ईस्वी के सूरत अधिवेशन में। तो इस उदारवादी चाहते थे कि इसके अध्यक्ष रास बिहारी बोस बने, यानी सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष रास बिहारी बोस बने। लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि इसके अध्यक्ष लाला लाजपत राय बने, जिनके कारण इन दोनों में मतभेद हो जाती है, यानी उग्रवादी और उदारवादी में मतभेद हो जाती है। बाद में रास बिहारी बोस को, यानी उदारवादी के ही सदस्य रास बिहारी बोस को अध्यक्ष बाद में बना दिया जाता है। बाद में इनको अध्यक्ष, यानी 1907 के जो सूरत अधिवेशन हुआ था उसमें अध्यक्ष उदारवादी के सदस्य ही बने थे, यानी रास बिहारी बोस ही अध्यक्ष बनाए गए थे। आगे देखिए कारण नंबर दूसरा, स्वदेशी आंदोलन को उदारवादी चाहते थे कि इसका प्रचार प्रसार केवल बंगाल में हो। यानी उदारवादी चाहते थे कि जो स्वदेशी आंदोलन बंगाल में चालू हुआ था, जो बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था, उसमें उदारवादी चाहते थे कि इसका जो प्रचार प्रसार हो वह सिर्फ बंगाल में हो। लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि इस आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में हो, ताकि अंग्रेज सरकार का जितने भी विदेशी चीज हो, चाहे कपड़ा, वस्तु, सामान, कोई भी वस्तु हो जिससे व्यापार करने, सोना चांदी जितना भी हो, उन सब का बहिष्कार ज्यादा हो। इसलिए स्वदेशी आंदोलन चालू की गई थी और स्वदेशी आंदोलन बंगाल विभाजन के विरोध में की गई थी। लेकिन
इसमें क्या हुआ था, विभाजन होने का कारण क्या था, सूरत अधिवेशन में उग्रवादी और उदारवादी विभाजन होने का कारण था। उदारवादी चाहते थे कि इसका प्रचार केवल कहाँ हो, बंगाल में हो, और उग्रवादी चाहते थे इसका प्रचार पूरा कहाँ हो, भारत में, जिसके कारण उग्रवादी और उदारवादी में विभाजन हो गया था सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में। कारण नंबर 3, 1905 ईस्वी में भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि उस समय ब्रिटेन का राजा था, ब्रिटेन का महाराज था, वह 1905 ईस्वी में, जब बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, तो उस समय प्रिंस ऑफ वेल्स दिल्ली आए थे, जिसमें बहुत अधिक मात्रा में सोना चांदी बहुत अधिक मात्रा में खर्च हुआ था, जिसमें उग्रवादी ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया। उग्रवादियों ने इसका क्या किया, जब बहुत ज्यादा विरोध किया, विरोध करने के बाद इन क्या हुआ, उग्रवादी और उदारवादी में क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। उदारवादी चाहते थे कि ये आए हैं तो इनका स्वागत किया जाए, अच्छे से स्वागत किया जाए, लेकिन उग्रवादी चाहते थे कि इसका बहुत ज्यादा विरोध किया जाए ताकि भारत में कोई विदेशी दोबारा ना आ सके। अब जो बंगाल विभाजन हुआ था उसमें जो प्रिंस ऑफ वेल्स आए थे, उसका स्वागत हुआ था, और बंगाल का विभाजन किया गया था तो उसका विरोध बहुत ज्यादा किया जाए। कारण नंबर 4, चौथा कारण था कि 1907 का अधिवेशन, 1907 का जो सूरत अधिवेशन हुआ था, उसमें जो उग्रवादी थे वह चाहते थे कि इसका अधिवेशन नागपुर में हो, उग्रवादी चाहते थे कि इसका अधिवेशन कहाँ हो, नागपुर में, और उदारवादी चाहते थे इसका अधिवेशन कहाँ हो, सूरत में हो। इन दोनों के विवाद के कारण क्या होता है कि 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, यानी उग्रवादी और उदारवादी में। यानी उग्रवादी चाहते थे कि इसका अधिवेशन नागपुर में हो, और उदारवादी चाहते थे इसका अधिवेशन सूरत में हो, जिसके कारण उग्रवादी और उदारवादी में विभाजन हो जाता है। ये कारण नंबर 4 है। देखिए, यह कांग्रेस का पहला विभाजन था, यानी कांग्रेस 1885 में जो गठित हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में गठित हुई थी, उसके बाद 1907 ईस्वी से पहले कोई विभाजन नहीं हुआ था, कांग्रेस में कोई विभाजन नहीं हुआ था, लेकिन 1907 में विभाजित हो गया, जिसके कारण यह कहा गया कि यह कांग्रेस का पहला विभाजन था। जो यह विभाजन हुआ था, यह कहां हुआ था, सूरत में हुआ था। सूरत में कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। यह था हमारा सूरत अधिवेशन। अगला है हमारा मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम, जिसे भारत परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जानते हैं। देखिए, इसको मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम 1909 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी, जिसे भारतीय परिषद अधिनियम के नाम से भी इसे जाना जाता है, जो कि 1909 ईस्वी में हुई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। यानी मार्लो मिंटो सुधार 1909 में जो हुआ था, उसे मार्लो मिंटो सुधार को भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, इसमें क्या खास बात थी, इसमें मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम यह था क्या। देखिए, इसमें भारत में प्रशासनिक सुधार, यानी भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रशासनिक सुधार और भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए, भारतीय लोग को प्रशासनिक सुधार और भारतीय लोग की भागीदारी बढ़ाने के लिए, भारतीय लोग भी अच्छे से अच्छे पद पे जा सकते हैं, जिसके लिए मार्लो मिंटो सुधार, ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधार और भारतीयों की भागीदारी बढ़ाने के लिए एक कानून लाया था, जिसमें भारतीय लोग को भी अधिक से अधिक अच्छा से अच्छा पद को दिया जा सके, यानी भारतीय लोग भी अच्छा से मतलब अपना आगे की ऊंचा पद को भी ग्रहण कर सकते हैं, जिसके लिए मार्लो मिंटो सुधार एक कानून लाया था। देखिए, भारतीय सचिव, इस समय जब मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम जब आया था, उस समय भारतीय सचिव थे लॉर्ड मार्ले थे, और उस समय भारत के वायसराय थे लॉर्ड मिंटो। इन दोनों के सहयोग से मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ था। इन दोनों को देखिए, लॉर्ड मार्ले और लॉर्ड मिंटो, तो दोनों के सहयोग से, दोनों मिलकर सहयोग से किए थे। लॉर्ड मिंटो और लॉर्ड मार्लो जब किए थे तो इसका नाम पड़ गया था लॉर्ड, यानी मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से इसको जाना गया था।
इसमें मुसलमानों के लिए साथ साथ मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम में और बात भी कही गई है, जिसमें लिखा गया है कि इसमें मुसलमानों के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल, यानी मुसलमान लोग के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की बात भी कही गई थी। निर्वाचन यानी मुस्लिम लोग, यानी इसमें जो निर्वाचन मंडल माने थे, इसमें केवल मुस्लिम समुदाय, मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही केवल वोट दे सकते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोग ही केवल वोट दे सकते हैं। इसलिए मार्लो मिंटो सुधार द्वारा एक मुसलमान के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी, एक अलग निर्वाचन मंडल की शुरुआत की गई थी। जब ये निर्वाचन मंडल की शुरुआत मार्लो मिंटो के द्वारा की गई थी, तो इसमें मुख्य रूप से सहयोग निभाए थे वायसराय लॉर्ड मिंटो। इस वजह से जब ये अलग निर्वाचन मंडल की जब मांग किए थे, मतलब ये अलग निर्वाचन मंडल की जब बात की है, तो लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक माना गया। यानी एक अलग मुस्लिम लोग के लिए एक अलग निर्वाचन मंडल की जब व्यवस्था लॉर्ड मिंटो द्वारा की गई थी, लॉर्ड मार्लो मिंटो द्वारा की गई थी, तो उसमें जो गवर्नर जनरल थे यानी वायसराय जो लॉर्ड मिंटो थे, उन्हें सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जाना कहा गया। यानी अलग वोट देने वाले वाला व्यक्ति, एक तरह से कहा जाए तो सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का जनक कहा गया, जिसमें केवल मुस्लिम संप्रदाय यानी मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते हैं, अन्यथा कोई नहीं। आगे देखिएगा, लिखा हुआ है कि 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन हुआ था। 1908 ईस्वी में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। 1908 ईस्वी में अमृतसर में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। इसमें मुस्लिम लीग, जो कि 1906 ईस्वी में गठित हुआ था, मुस्लिम लीग, देखिए मुस्लिम लीग जिसका गठन कब हुआ था, गठन इसका 1906 ईस्वी में हुआ था। मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर दिए थे, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किए थे, जो मार्लो मिंटो द्वारा 1909 ईस्वी में पारित कर दिया गया था। यानी 1909 से पहले मुस्लिम लीग द्वारा 1908 में ही अलग निर्वाचन मंडल की मांग की गई थी मुस्लिम लीग द्वारा, जिसको 1908 ईस्वी में अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी, जिसे 1909 के मार्लो मिंटो सुधार में क्या कर लिया गया, मान लिया गया। यानी निर्वाचन मंडल मुस्लिम लोग का एक अलग निर्वाचन मंडल दे दिया गया, जिसमें केवल मुस्लिम संप्रदाय ही, मुस्लिम लोग ही सिर्फ वोट दे सकते हैं। यह था आपको मार्लो मिंटो सुधार अधिनियम। आगे है दिल्ली दरबार। पूरे भारत में जब ब्रिटिश शासन भारत में जब थी, तो पूरे भारत में 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। 3 बार दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें ये जो दिल्ली दरबार हुआ था 1911 इसमें यह तीसरा दिल्ली दरबार था, तीसरा दरबार ये लगा था। इससे पहले 2 दिल्ली दरबार और आयोजन किया जा चुका है पहले भी। तो देखिए दिल्ली दरबार यह 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम, इंग्लैंड के जो महाराज थे 1911 में जब दिल्ली में आए थे, जिनका नाम था कौन, नाम था जॉर्ज पंचम, तथा इसकी पत्नी यानी महारानी कौन थी, मेरी मतलब उसकी पत्नी, जॉर्ज पंचम की पत्नी का नाम क्या था, मेरी। इन दोनों का स्वागत किया 1911 में जब दिल्ली आए थे। तो इसी के जब ये दिल्ली में आए थे, तो इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, इनके स्वागत में। यानी 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को दिल्ली में इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम तथा इनकी पत्नी का नाम था मेरी, जब दिल्ली में आए थे तो इनके स्वागत में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। ठीक है, आगे भारत के वायसराय, उस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग। कहीं कहीं आपको लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, कहीं कहीं हार्डिंग द्वितीय भी कहा जाएगा, हार्डिंग द्वितीय के नाम से भी जाना जाता है, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। इस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। जब ये थे, तो जब ये देखिए 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन, यानी जॉर्ज पंचम तब 1911 ईस्वी में आए थे, तो आने के दौरान दिल्ली में इनका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, दिल्ली में बहुत ज्यादा इनका विरोध हुआ। और विरोध होने के बाद यह पता करवाएं या जानकारी लिए कि आखिर विद्रोह दिल्ली में क्यों हो रहा है। तो जानकारी के बाद प्राप्त हुआ, जानकारी के बाद इनको यह जानकारी मिला कि जो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसके कारण जब जॉर्ज पंचम दिल्ली में आया था, उसको बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था। यानी बंगाल विभाजन के विरोध
को दर्शाने के लिए जॉर्ज पंचम जब दिल्ली में आए थे तो उनके सामने बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा था कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाए। तो जब देखिए 1905 ईस्वी में हुए बंगाल विभाजन, 1905 ईस्वी में जब बंगाल विभाजन हुआ था, इसको क्या कर दिए जॉर्ज पंचम द्वारा 1911 में रद्द कर दिया गया। 1911 में रद्द कर दिया गया क्योंकि बहुत ज्यादा दिल्ली में जब ये आए थे इनका बहुत ज्यादा बंगाल में बहुत ज्यादा विद्रोह हो रहा था, दिल्ली में भी बहुत ज्यादा विरोध हो रहा था बंगाल विभाजन को रद्द करने के लिए, जिसके बाद जॉर्ज पंचम आकर के जो बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था उसको रद्द कर दिए। यानी बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ था रद्द आपको कब हुआ था? 1911 में। अब रद्द हुआ तो बंगाल विभाजन जब हुआ था यह दो भागों में बटा हुआ था, एक पूर्वी बंगाल, एक पूर्वी बंगाल था, एक पश्चिमी बंगाल था, एक पश्चिमी बंगाल था। पश्चिम बंगाल, पूर्वी बंगाल की राजधानी आपको थी ढाका, पूर्वी बंगाल की राजधानी कहाँ थी? ढाका। और पश्चिम बंगाल की राजधानी उस समय बनी थी कलकत्ता। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ थी? कलकत्ता थी। तो जब ये बंगाल विभाजन रद्द हुआ तो रद्द होने के बाद बंगाल को कुछ अलग अलग राज्य को अलग अलग क्षेत्र में बांट दिया गया। यानी बंगाल जब पूर्वी बंगाल पश्चिम बंगाल जब एक हो गया, यानी 1905 में जब अलग हुआ था 1911 में क्या हुआ? ये एक हो गया, 1911 में एक हो गया। लेकिन बंगाल से कुछ राज्य को विभाजित कर दिया गया, यानी बंगाल से कुछ नया राज्य को बना दिया गया, जिसमें उड़ीसा और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया। इसका गठन आपको 1912 ईस्वी में हुआ था। इसका गठन कब हुआ था? 1912 में। यानी 1911 में इसका घोषणा किया गया, 12 में इसका गठन हुआ था। यानी 1912 में इसका गठन, यानी बिहार राज्य का गठन 1912 ईस्वी में हुआ था। साथ साथ बंगाल भी एक अलग राज्य बना था उसी टाइम, इस वजह से 1912 में भी इसका गठन माना जाता है। यानी बंगाल का गठन भी 1912 में ही माना जाता है। यानी बिहार उड़ीसा दोनों एक में कर दिया गया था, बंगाल को एक अलग राज्य बना दिया गया था, इसका एक अलग राज्य बनाया गया था। तो बिहार का गठन 1912 ईस्वी में हुआ था, बंगाल का भी गठन 1912 ईस्वी में हुआ था। साथ साथ जो असम था, असम एक क्षेत्र था जिसका नाम था सिलहट, जिसका एक क्षेत्र था। यानी बंगाल जब विभाजन को रद्द कर दिया गया तो सिलहट एक क्षेत्र था जो कि असम में मिला दिया गया था। असम इसको मिला दिया गया और असम मिला करके इसको एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, एक अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया। लेकिन असम को जब ये बंगाल से जब असम हुआ अलग, लेकिन इससे पहले भी ब्रिटिश शासन काल में 1874 ईस्वी में ही असम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। असम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था 1874 ईस्वी में। यानी 1874 में असम को ब्रिटिश सरकार द्वारा राज्य का दर्जा दे दिया गया था, राज्य का दर्जा दे दिया गया था। यानी 1874 में ही असम को एक राज्य का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन 1912 में भी जब बंगाल से ये अलग हुआ तो 1912 में भी इसको राज्य का दर्जा मिला, लेकिन पूर्ण रूप से इसको राज्य का दर्जा नहीं मिला था। और पूर्ण रूप से असम को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को असम राज्य का गठन किया गया था पूर्ण रूप से। यानी संवैधानिक तौर पर असम का गठन 26 जनवरी 1950 ईस्वी को किया गया था। यानी ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिश शासन के समय 1874 ईस्वी में ही असम को राज्य का दर्जा दे दिया गया था। लेकिन 1912 में जब बंगाल से ये अलग हुआ तो पूर्ण रूप से राज्य का दर्जा नहीं मिला था। लेकिन जब संविधान का गठन हो जाने के बाद, जब संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी को, तो इसके बाद असम को एक नया राज्य का गठन का दर्जा दे दिया गया था। असम को एक नया राज्य का दर्जा दे दिया गया था। आगे देखिए, राजधानी जो जॉर्ज पंचम आए थे उस समय भारत की राजधानी आपको थी कलकत्ता, भारत की राजधानी थी कलकत्ता। और कलकत्ता से पहले भी राजधानी थी मुंबई। कलकत्ता से पहले इससे पहले राजधानी थी आपकी मुंबई, जिसको हम लोग वित्तीय राजधानी कहते हैं, वित्तीय राजधानी। यानी पूछेगा क्वेश्चन कि भारत का वित्तीय राजधानी का दर्जा किससे दिया जाता है, तो मुंबई को। क्योंकि वित्तीय राजधानी कहने का मतलब हो गया कि वैसा क्षेत्र जहां से बहुत ज्यादा मात्रा में व्यापार किया जाता हो, आर्थिक स्थिति जहां पर ऊपर नीचे होता है, मतलब जहां से व्यापार अधिक मात्रा में हो उसको वित्तीय राजधानी। वित्तीय मतलब क्या? लेन देन का ज्यादा व्यापार हो, उसको वित्तीय राजधानी। तो मुंबई को, कलकत्ता से पहले भारत की राजधानी मुंबई थी, तो मुंबई को राजधानी का दर्जा मिला था जिसको वित्तीय राजधानी कहा जाता है। अब जॉर्ज पंचम जब आया था भारत में तो
उस समय भारत की राजधानी थी कलकत्ता, भारत की राजधानी थी कलकत्ता। कलकत्ता से इसका नाम यानी कलकत्ता से राजधानी को परिवर्तित कर दिया गया, कलकत्ता से परिवर्तित करके कहां कर दिया गया राजधानी? दिल्ली। यानी भारत की राजधानी दिल्ली 1911 में इसका घोषणा हुआ था। यानी देखिए अगर क्वेश्चन देगा कि कलकत्ता से दिल्ली राजधानी का घोषणा 1911 में क्या हुआ था? घोषणा, यानी भारत की राजधानी अब कहां रहेगी? दिल्ली होगी। इसको घोषित हुआ था 1911 ईस्वी में, लेकिन इसको 1912 ईस्वी में इसका दर्जा मिला था। 1912 ईस्वी में राजधानी का दर्जा इसको मिला था। यानी क्वेश्चन देगा कि भारत की राजधानी दिल्ली को राजधानी का दर्जा कब मिला था? तो 1912 ईस्वी में। लेकिन घोषित कब हुआ था राजधानी का दर्जा? इसको घोषित कब कर दिया गया था? तो 1911 ईस्वी में। यानी भारत की राजधानी दिल्ली हमारी कब बनी थी? 1912 ईस्वी में। 1912 ईस्वी में। यह था आपका दिल्ली दरबार।